नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं इस्मत आपा का नॉवेल अजीब आदमी। आज इस नॉवेल की तीसरी किस्त, क्योंकि मैं ये नॉवेल आपको किस्तवार सुना रहा हूं, इसलिए आज तीसरी किस्त सुनिए। अजीब आदमी की तीसरी किस्त। जरीना जमाल के रक्स ने फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी। धर्मदेव के सबसे मुंह चढ़े असिस्टेंट त्रिवेदी ने कुछ इस चाबुक दस्ती से फिल्माया कि वही सूखी मारी छिपकली जैसी छोकरी कयामत बन गई। लोग फौरन ऑफर लेकर चढ़ दौड़े, मगर धर्मदेव ने सबको टाल दिया। वो फिल्म जो त्रिवेदी डायरेक्ट करने वाला था फौरन सेट पर चली गई। उसमें रीता के साथ एक लड़के अनिल को साइन किया गया था, मगर रीता के पास इतनी ढेर सारी फिल्में हो गई थी कि वो टाल मटोल कर रही थी। वैसे भी रीता उन दिनों बौखलाई सी फिर रही थी। वर्मा जी ने उसका नातिका बंद कर रखा था। खानदान के आने के बाद वो पुराना रिश्ता दम तोड़ चुका था, मगर उन्हें उसकी सूरत देखे बगैर चैन ना पड़ता। उनकी अपनी फिल्म जिसमें रीता के साथ उन्होंने रमी को हीरो लिया था खटाई में पड़ गई और प्रोड्यूसर उसे मुफ्त छूने को तैयार न थे। वर्मा जी रीता को काबू में रखने के लिए उसका रोल बढ़ाते गए। बस हर वक्त कैमरा रीता पर मंडलाए चला जा रहा था। रमी बेचारा कुछ दिन तो टुकुर टुकुर देखता रहा। फिर लोगों ने उसे ऊंच नीच समझाई और समझ गया। अब हुआ ये कि वर्मा जी तो रीता का रोल बढ़ाते और रीता रमी का रोल बढ़ाने पर मुसिर होती। ये वही रीता थी जो कभी एक क्लोजअप का डबल मुआवजा पेशगी अदा करने पर मुझसे रहा करती थी। अब रमी के क्लोजअप के लिए जिद करने लगी। वर्मा जी थक चुके थे और वो जवान पट्टा था। रीता से साल 2 साल छोटा होगा, बेइंतहा तर्रार और दिलचस्प। हमेशा तो रीता जी वर्मा जी के पास ही बैठी रहा करती। शॉट दिया और आकर कदमों के पास बैठ गई। कैसा रहा शॉट? वो जरूर पूछती। जवाब नहीं, झूठ। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। वो उनके घुटनों पर थोड़ी रख देती, मगर अब शॉट खत्म हो जाता तो वो रमी के साथ वैसे ही थी किए जाती। दोनों ना जाने किधर गायब हो जाते। वर्मा जी का मूड खराब हो जाता। वो स्टाफ की टांग लेने लगते। शुरू में उन्हें शुबा भी ना हुआ, मगर लव सीन हद से ज्यादा तवील और सेंसर होने लगे तो एकदम बिदक गए। ये फिल्म इंडस्ट्री का दस्तूर है कि अगर किसी हीरो हीरोइन की कंटिन्यूटी मिल जाए तो सब उसी जोड़े को लेकर फिल्म बनाने लगते हैं। शायद वो समझते हैं कि इस तरह कुछ उनकी गबी मोहब्बत पर्दे सीमी पर भी झलक दिखलाएगी। ऐसे जोड़े बड़े डूब कर लव सीन करते हैं। दूसरे दोनों ज्यादा से ज्यादा साथ रहना चाहते हैं। हमारे सेट पर उन्हें इसका अच्छा मौका मिलेगा, ज्यादा वक्त दे सकेंगे। प्रेमियों का जोड़ा भी साथ ही काम पर जोर देता। कभी एकदम बीच में दोनों की कट्टी हो जाती और लेने के देने पड़ जाते।
वर्मा जी को भी बाहर रीता के साथ 2-3 फिल्में मिली थी, 2 की तो मुहूर्त भी हो गई थी। मगर जब उनके खिंचाव की अफवाहें उड़ने लगीं तो वो भी खटाई में पड़ गई। बीवी पहले ही उन्हें सिर्फ बैंक बैलेंस के सिवा और कुछ ना समझती थी। बड़ी बेटी के हाथ पीले करने का वक्त आ रहा था। जब तक चेक कैश होते रहे झेलती रही कि मशरकी औरत क्या कुछ झेलने की आदी नहीं। मगर जब इस हद को बात पहुंच गई कि एक एक करके सब दरवाजे बंद होने लगे तो वो 2 धारी तलवार बन गई। रीता तो अपने नए बंगले में उठ गई थी और वर्मा जी वाले फ्लैट का किराया देने लगी थी। जब हिसाब किताब बहनोई के हाथ में आया तो उसने फिजूल मदे बंद कर दी। रीता से कहा भी नहीं। वर्मा जी पर मकानदार ने दावा कर दिया। उनकी हमीयत ने गवारा न किया कि रीता से इल्तिजा करें कि नेक बख्त, तेरे कारण घर बार छोड़कर आया हूं, अब वापस उसी घर में किस मुंह से जाऊं। कुछ महीने दोस्तों के यहां पड़े रहे, मगर बंबई में किसी के यहां कब गुंजाइश होती है, और वर्मा जी के सारे गुंजाइश वाले यार दोस्त कब के कट चुके थे। उन्हें रीता की देखभाल के बाद फुर्सती कहाँ मिलती थी। और फिर फ्लॉप फिल्में बनाने वालों का हिट फिल्में बनाने वालों के साथ कैसा रिश्ता। रीता कहीं आउटडोर शूटिंग पर गई हुई थी। वैसे भी वो कई दिन नहीं मिलती थी। न जाने किस होटल में बासी तिबासी खा लिया। वर्मा जी को शदीद बदहज़मी का हमला हुआ। नब्ज़ें छूट गईं। बीवी बच्चों को खबर हुई तो आकर उन्हें समेट ले गए। बलवा मंगल में आगा हशर काश्मीरी का बड़े मार्के का सीन है, जब सूरदास की पत्नी चिंतामणि नायिका से अपने सुहाग की भीख मांगने के लिए आंचल फैलाती है। मिसेस वर्मा ने आंचल तो ना फैलाया, वो भीख मांगने के मूड में थी। मौका पाकर उन्होंने रीता को घेरा और वर्मा जी को यूं मझधार में छोड़ देने पर खूब आड़े हाथों लिया। दीदी, वर्मा जी मेरे गुरु हैं, वो मेरे पिता समान हैं। वो जब शूटिंग के लिए हुक्म दे मैं हाजिर होने को तैयार हूं, मगर उनकी जबान काबू में नहीं। फिल्म नहीं बिकती तो मैं क्या कर सकती हूं। मैं अपनी सारी फिल्मों का सौदा उन्हीं से करवाती हूं। मैंने कौड़ी भी नहीं मांगी। मांगने का मुंह भी है, मुंह। मिसेस वर्मा गुर्राई, नहीं दीदी, भूखों मरती होंगी तब भी न मांगूंगी। मैं ऐसी एहसान फरामोश नहीं, चाहे बाजार में मेरी कुछ भी कीमत हो। मैं आपकी फिल्म में मुफ्त ही काम करती रहूंगी। मगर दीदी, आप ही इंसाफ कीजिए। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। सारी इंडस्ट्री में मेरे बारे में न जाने क्या उल्टी सीधी बातें उड़ाई हैं। एक दिन शूटिंग के सिलसिले में कुछ पानी में रीता और रमी को उतरना था। शूट के बाद दोनों हस्बैंड मामूल गायब हो गए। रीता के कपड़े इस काबिल न थे कि जवान लड़के के साथ गायब होने पर बातें न बनती। वर्मा जी बौखला गए और जब वो दोनों एक दूसरे के कपड़े निचोड़ते हुए झाड़ियों में पाए गए तो उन्होंने वो धुंध मचाया कि ये चुटकुला इंडस्ट्री में अरसे तक नमक मिर्च लगाकर उड़ाया गया। अच्छा जी, तो 2 बोल उन्होंने कह दिए तो तुम्हारी इज्जत पे बट्टा लग गया। जब संग फ्लैट में रहती थी तो कुछ नहीं था। लाजवाब होकर मिसेस वर्मा ओछे वारों पर उतर आई।
आपने घर से निकाल दिया था तो फिर कहाँ जाती? सड़क पर जा बैठती। वो बड़े जब्त से मुसलसल अदाकारी कर रही थी। दूसरे दिन शूटिंग के वक्फे में मिसेस वर्मा को रगेदने का किस्सा खासा पुरलुत्फ रहा। वर्मा जी को जब पता चला कि बीवी उस फाहिशा के घर गई थी तो बहुत बर अफरोख्ता हुए। क्या समझती है हरामजादी, मैं बनाना जानता हूं तो बिगाड़ना भी जानता हूं। अगर आज चाहूं तो इंडस्ट्री से निकाल बाहर करूं, एक क्लोजअप ना काट दूं तो बात नहीं। इन धमकियों को सुनकर रीता हंस हंस कर रमी पर ढह पड़ी। वो मजे ले लेकर उन बूढ़े चोचलों का बड़ी बेहयाई से जिक्र करती तो सब बेइंतहा ठट्ठे लगाते। अच्छा इत्तेफाक हुआ, जिस दिन धर्मदेव की फिल्म बंबई में रिलीज हुई उसी दिन मंगला को अस्पताल जाना पड़ा। वो सारी रात प्रिंट भिजवा रहा था। रिलीज के बाद पता चला सख्त शूटिंग हो रही है। होंठों की जुम्बिश और अल्फाज का तालमेल नहीं है। दूसरे दिन दिल्ली में रिलीज थी। धर्मदेव का एक पैर लेबोरेटरी में, दूसरा एडिटिंग रूम में। कई दिन से पलक नहीं झपकाई थी। विस्की के बलबूते पर इंजन चल रहा था। बार बार आंखों तले अंधेरा आकर दुनिया गुम सी हो जाती। धर्मदेव पागलों की तरह हर एक पर बरस रहा था। किसी जर्नलिस्ट से झड़प हो गई, मारपीट तक नौबत आ गई। मंगला के अस्पताल जाने की इत्तला मिल चुकी थी। वो लेबोरेटरी से निकलकर अस्पताल जा रहा था कि रीता का ड्राइवर हाँफता कांपता आया। रीता श्री साउंड स्टूडियो से मेकअप करके निकल रही थी कि वर्मा जी ने उस पर तेजाब फेंक दिया। कौन सा अस्पताल में? ज्यादा नहीं पड़ा। वो डर के मारे बंगले में नहीं गई, आपके यहां उतर गई। मुझसे कहा आपसे कह दो। बंगले पर भी फोन कर दिया है। घर रास्ते में ही पड़ता था। धर्म ने सोचा 2 मिनट के लिए होता चले। उसे देखकर रीता फूट फूट कर रोने लगी। दिल पर दहशत बैठ गई थी। जरा सी छींट गर्दन पर पड़ी थी। धर्म ने फौरन पड़ोस के डॉक्टर को फोन किया। उसने कोई दवा लगा दी और आराम करने को कहा। प्रीमियर पर जो जाना है, रीता ने सिसकी भरी। क्या जरूरत है? मैं भी थोड़ी देर को जाऊंगा। आप जा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर हो गई कि निशाना चूक गया, वरना एसिड बड़ी खतरनाक चीज है। कौन पागल था? डॉक्टर ने पूछा। तो कोई नामालूम। अरे ये फैन भी दीवाने होते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद धर्मदेव ने पूछा, क्या किस्सा था? कुछ नहीं, बस पागल कमीना कुत्ता। रीता फिर फूट पड़ी। मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। अपनी नाकामी का बदला मुझसे ले रहा है। कहता है किसी काम करना छोड़ूंगा। धर्म ने जो जरा तसल्ली देने को थपथपाया तो वो बिल्कुल ही बिखर गई। जल्दी से उसे थोड़ी सी ब्रांडी पिलाई। थोड़ी सी खुद भी ग्लास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े भर दिए। रीता की तबीयत कुछ संभली और वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाती रही। इधर वर्मा जी ने नाटका बंद कर रखा है, उधर रवि बिखरा जाता है, बहुत पीने लगा है और पीकर हाथ पैर चलाने लगता है। वर्मा जी के ताने दे देकर कलेजा छलनी किए देता है।
पेग खत्म हो गया तो धर्म ने एक उसके लिए और एक अपने लिए भी बना लिया। वो उसे समझाता रहा। बेटे के पैदा होने की खबर हर जगह उसे ढूंढती फिरी। किसी को ख्याल भी ना आया कि वो घर पर होगा। उसे मंगला का ख्याल सताने लगा। अरे कितने जालिम होते हैं ये बच्चे, कितना दुख देते हैं। उसकी हिदायत के मुताबिक डॉक्टर दर्द के हमले को सहने के लिए वक्फे से क्लोरोफॉर्म दे रहे होंगे। जब एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था तो उसे भी दिया गया था। जब एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था तो उसे भी दिया गया था। दर्द के आरे कैसे आहिस्ता आहिस्ता डूब गए थे। पलकें आपस में मिली। कई दिन बिफरी झल्लाई नींद भूखी शेरनी की तरह हमलावर हुई और उसे सुध न रही। उसकी भाभी कमलाकर ने उसकी भाभी कमलाकर ने उसकी भाभी कमलाकर कमरे में कदम रखते ही ठिठक कर रह गई। फिर जल्दी से वासु का बाजू पकड़कर उसे घसीटती हुई ड्राइंग रूम में ले गई। फिर हाय राम कहकर लरसती हुई सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ? वासु घबरा गया। सो रहे हैं तो क्या हुआ? अरे तो भैया से अब तक डरती है। अरे भाई बेटा हुआ है, ये वक्त कोई सोने का है। वो कमरे की तरफ चला। नहीं सुनो जी, उसने बड़ी राजदारी से कहा। वो भी है, रीता। वासु सन्नाटे में रह गया। कुछ आहट हुई। दोनों चोरों की तरह भागकर बालकनी में चले गए। रीता दबे पैर कमरे से निकली। वो मंगला का ड्रेसिंग गाउन पहने हुए थी। जल्दी से वापस पलट गई। वासुदेव का चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। वो तेजी से फ्लैट से बाहर निकल गया। सुनो जी, कमला पीछे दौड़ी। वो उस पाप से भरे घर में एक पल तन्हा नहीं रह सकती थी। जब वो मोटर में वापस जा रहे थे तो रीता ने उन्हें खिड़की में से देखा और गुमसुम रह गई। मगर ये सब हुआ कैसे? धर्मदेव कुर्सी से लुढ़ककर उसके ऊपर कब ढह पड़ा। जब रीता की आंख खुली तो आधा पलंग पर था और आधा फर्श पर। सोते में मुंह खुल गया था और राल बह रही थी। उसे बड़ी जोर से घेन आई। वर्मा जी की सोते में हमेशा राल बहा करती थी। इतने में ड्राइंग रूम में वासु और कमला के बोलने की आवाज आई। उसने मंगला की साड़ी निकालने के लिए अलमारी खोली। तभी उसे मालूम हुआ कि वासु आ रहा था। उसने कुर्सी पर पड़ा हुआ मंगला का ड्रेसिंग गाउन पहन लिया। जब वासु ना आया तो उसने जाकर ड्राइंग रूम में झांका। वहां कोई न था। उसने इत्मीनान से साड़ी निकाली। बांध ही रही थी कि खिड़की में से वासु और उसके पीछे कमला भागती हुई दिखाई दी। सारा ड्रामा उसकी समझ में आ गया। उन लोगों ने उसे और धर्म को देखा और भाग खड़े हुए। उफ, ये जिंदगी। अरे इस जिंदगी में वैसे ही क्या कम उलझन है। वर्मा जी, रमी और अब ये। इस लाइन में तो लोग हर बात पर यकीन कर लेते हैं। और अब रमी और भी खून थुकवाएगा। रमी जिसके बगैर जिंदगी खार खार थी। और सबसे बड़ा कांटा तो ये वर्मा का बच्चा उसके हलक में फंसा हुआ था। वो कितनी बेवकूफ थी। बच्चा ही तो थी।
वर्मा जी तो देवता मालूम होते थे। मोहल्ले के छिछोरे लौंडों की तरह नहीं, न उस पाजी केदार की तरह जो हमेशा उसे तरसाता ही रहता था और छोड़कर भाग गया। फिर वर्मा जी ने उस पर रहम खाया कि उनसे पहले तो वो धूल फांक रही थी। वर्मा जी तो चंदन थे, चंदन। उसका रोम रोम खिल उठा। वाकई बहुत सी बातों में इंसान खुद अपने से भी सच नहीं बोलता। नहीं, उसे कतई उसे इश्क नहीं था। उसने सुना और देखा था कि वो मिट्टी को सोना बना देते हैं और सोना बनने के लिए सब कुछ कर सकती थी। इसलिए उसने मिसेस वर्मा की मौत की दुआएं मांगी थी। इसलिए नहीं कि वो मिसेस वर्मा बनना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि फिर वो उन पर हुकूमत कर सकेगी। तब उन्हें उसे फिल्म स्टार बनाना ही पड़ेगा। उसने ये भी सुना था कि वर्मा जी ने भौरे की सी तबीयत पाई है। जब जी भर जाता है तो दूसरी नौखेज कली पर झुक जाते हैं। कभी वो बेशक डरती थी कि वर्मा जी का उसे जी भर गया तो वो किसी दूसरी को चांस दे देंगे, मगर उसके हलक में तो वो भौरा नहीं, जोंक साबित हुए। ऐसे चिमटे कि छुटाए नहीं छूटते। रीता ने सोए हुए धर्मदेव को जगाना मुनासिब न समझा। उसने साड़ी पहनी और अपनी एक सहेली के यहां चली गई। जब धर्मदेव की आंख खुली तो टेलीफोन की घंटी बुरी तरह चीख रही थी। बेटा, थोड़ी देर तक उसकी समझ में नहीं आया कि किसके बेटे का जिक्र हो रहा है। उसने रणधीर की पूरी बात भी नहीं सुनी। टेलीफोन पटक कर भागा। बड़े जोर का मुकाबला है मंगलू, तुम बेटे पैदा करो, हम हिट बनाएंगे। ना जी, हमें तो बेटा चाहिए। अच्छा, आपके बेटा सही, फिर हम सुपर हिट ही बनाएंगे। बनाए जाओ हिट, उसने रुखाई से कहा और मुंह फेर लिया। क्या है मंगला, डार्लिंग, जाओ जाओ, प्रीमियर में देर हो गई है वैसे ही। उसने आंखें मूंद ली। मंगला कुछ खफा है। दिल्ली में सोचता हुआ वो थिएटर पहुंचा। लोग पागल होकर उसकी मोटर पर टूट पड़े और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पीठ पीछे इंडस्ट्री के लोग उसकी एक्टिंग का मजाक उड़ाते थे, मगर हिट के बाद कौन बोल सकता था। वैसे तो करण दीवान और प्रदीप कुमार एक्टिंग के नाम लठ नहीं जानते थे, मगर तारीखी हिट फिल्मों के हीरो हैं। वासुदेव और कमला कुछ बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। धर्म के फरिश्तों को भी वो सीन याद न था जो उन दोनों के दिमाग को दाग चुका था। जरूर कमला और वासु में झगड़ा हुआ है। उसकी कामयाबी से दोनों के मुंह उतरे हुए। कमला ने ताना दिया होगा वही कि एक भाई इतना ऊंचा, दूसरा उसके टुकड़ों पर पड़ा है। इन रिश्तेदारों को कितना ही साथ घसीटो, दिमाग ही नहीं मिलते। धर्मदेव के भाई हैं, बस लोग इसी से मरूब हैं। बेटा मुबारक हो भाई जी, कमला ने मरी हुई आवाज में कहा। शायद जल रहे हैं दोनों कि उसके यहां फिर बेटा हुआ है। वासु की पहलोटी की लड़की हुई। धर्मदेव की तबीयत मुकद्दर हो गई। इतने में जरीना जमाल अपनी मां के साथ दिखाई दी। वो एकदम चढ़ गया। क्या ताम झाम बनकर आई है। इस लड़की को भी बंबई की हवा लग गई। बनारसी साड़ी और ऊपर से लिपस्टिक। एक डांस क्या दे दिया
कि पूरी हीरोइन बन बैठी। जी चाहा अभी जाकर लिपस्टिक पहुंचते। आज मुझे सब जलाने पर तुले हुए। उसने कबीदा खातिर होकर सोचा। इतने में हॉल तालियों से गूंज उठा। सारी कोफ्त दूर हो गई। उन तालियों में तो एक फनकार की जान होती है। उन तालियों के अदब और वजूद से वो मरता और जीता है। उन तालियों से खून बरसता है, तिजोरियां भरती हैं। शायद ये तालियां केशव के किराए के हाथ बजा रहे हैं, और अगर ये तालियां नहीं बजती तो प्रोड्यूसर के 12 बज जाते हैं। रीता अपने चहीते रमी के साथ थी। उसने धर्मदेव को कई बार कनखियों से देखा। समझ गई अभी बम नहीं फटा। फिल्म लाइन में कोई राज ऐसा नहीं जो तश्त अस बाम नहीं होता और अखबारों में उसके पुर्जे नहीं उड़ाए जाते। पुर्जे उड़ेंगे तब रमी उसके पुर्जे उड़ाएगा। कमसिन महबूब कितना जालिम और नखरेबाज होता है, घुटने टिकवा कर दब लेता है, जैसे वो वर्मा जी को। प्रीमियर के बाद वो बाहर निकला तो देखा जरीना जमाल और उसकी मां एक तरफ खड़ी थी। किसी ने उसे पहचाना तक नहीं। एक दिन पहचान जाएंगे तो उसे देखकर बावले कुत्तों की तरह जबानें लटकाए उस पर हमला कर देंगे। उसने केशव से कहा, इन्हें स्टेशन वैगन में उनके घर छोड़ देना। इन्हें स्टेशन वैगन में उनके घर छोड़ देना। तो यह था अजीब आदमी का तीसरा हिस्सा। कल फिर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।